नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है जी डॉक्टर भल्ला होम्योपैथिक क्लिनिक में आप सबका। आज का जो टॉपिक है वो कॉन्स्टिपेशन के बारे में है। इसे हिंदी और पंजाबी में कब्ज़ भी कह देते हैं। किसी भी उम्र के इंसान को ये तकलीफ़ हो सकती है और बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है। इसके होने की वजह आपका रूटीन, आपकी डाइट, इन चीज़ों में बदलाव होना, आपकी खुराक में कम फाइबर डाइट खाए जाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अब हर इंसान का एक रूटीन होता है, वो चाहे दिन में एक बार जाए या दिन में 2 बार जाए। कुछ लोग खाना नाश्ता करने से पहले जाते हैं सुबह, फिर नाश्ता करने के बाद भी उनको प्रेशर हो जाता है, फिर उनको स्टूल पास करने जाना पड़ता है। कुछ लोग सुबह जाते हैं, फिर उसके बाद रात को जाते हैं। तो ये एक रूटीन है। कुछ लोग 1 दिन के गैप पे जाते हैं, 2 दिन के गैप पे जाते हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, आप 2 बार जाने के बाद सेटिस्फाइड फील करते हैं, तो इसे कब्ज़ नहीं कहा जा सकता। अब जो हमारी अंतड़ियां हैं, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनका एक रोल है। छोटी इंटेस्टाइन में जो आधा डाइजेस्ट हुआ खाना है, जो वेस्ट बनेगा आगे जाके, छोटी आंत उसमें से ज़रूरी तत्व निकाल लेती है, जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं। अब वही चीज़ आगे चल के बड़ी आंत में पहुंचता है, तो उसमें से बड़ी आंतड़ी जो है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेती है और जो बाकी बचता है वो स्टूल के रूप में शरीर से बाहर चला जाता है। अगर किसी कारण आपका वो जो स्टूल है, या कहें पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा है, वो ज़्यादा देर अगर पड़ा रह जाए, उसमें से वो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी और वहाँ पड़ा हुआ वो स्टूल हार्ड और ड्राई हो जाएगा। ये भी एक कारण बन जाता है कॉन्स्टिपेशन होने का। तो अब कुछ लक्षण ऐसे हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो गई। जैसे अगर एक हफ्ते में 3 बार से कम जाना, 3 बार से कम स्टूल पास करने को कहा जा सकता है कि इसको कब्ज़ है। या आपको स्टूल जो है बहुत ज़्यादा ड्राई और हार्ड आ रहा है, आपको स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, दर्द होता है, तो इसे कॉन्स्टिपेशन कहा जा सकता है। उसके साथ आपको स्टूल पास करने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं होती, आपको ऐसा लगता है कि अभी और आएगा, पूरा नहीं हुआ। तो ये लक्षण जो हैं, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये मरीज़ कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है। अब कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। वो कारण आपके लाइफस्टाइल में भी हो सकते हैं। कुछ दवाइयाँ लोग खा रहे होते हैं जिन दवाओं की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं, जो बीमारियाँ पहले से हैं, जो बीमारियाँ कब्ज़ कर देती हैं। तो जो लोग तो दवाइयाँ नहीं ले रहे, उनमें उनका लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। जैसे अभी मैंने बताया आपको, कम फाइबर वाली डाइट खाना, फल नहीं खाते, सलाद नहीं खाते, ऐसे लोगों में अंतड़ी की जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो फाइबर डाइट बहुत ज़रूरी है। या कुछ लोग कम पानी पीते हैं, या उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है, एक्सरसाइज नहीं करते, या कईयों का रूटीन ऐसा है, रूटीन जैसे कि ट्रैवलिंग वाली रूटीन है, उनकी जॉब ऐसी है कि ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता है, कोई समय नहीं है सोने का, उठने का, खाने का कोई नियमित समय नहीं है। ऐसे लोगों में कब्ज़ हो जाता है। उसके अलावा जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस होने की वजह से भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और कब्ज़ हो सकती है। फिर अगर मैं बात करूं दवाओं की, तो कुछ लोग दवाइयां खा रहे हैं। जैसे कईयों को दर्द होते हैं, पेन किलर्स खाते हैं। पेन किलर्स में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी आ जाती हैं, जिन्हें एनएसएड्स कह देते हैं हम। या जिनको डिप्रेशन है वो एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे हैं। जिनको एसिडिटी ज़्यादा बनती है वो एंट एसिड्स खाते हैं, एसिडिटी वाली दवाइयाँ। उसके अलावा आजकल बहुत कॉमन है ब्लड प्रेशर की दवाएं खाना, जिनमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर्स, ये दवाएं हैं जो अलग अलग प्रकार से दी जाती हैं। तो ऐसी दवाइयाँ लेने वाले मरीज़ों में भी दवाओं की वजह से भी कब्ज़ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जैसे कि
जो शुगर के मरीज़ हैं, जो डायबिटिक्स हैं, या जिनको थायराइड की कोई समस्या है, और कई मरीज़ों में कैल्शियम बढ़ जाता है ब्लड में, जिसको हाइपरकैल्सीमिया कह देते हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी में भी कब्ज़ हो जाता है। कुछ नसों के साथ संबंधित तकलीफ़ें ऐसी हैं, जैसे कि किसी की स्पाइन में चोट आ गई, रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, उसकी वजह से किसी मरीज़ को, जैसे पार्किंसन डिजीज़ है, उन मरीज़ों को जिनमें स्ट्रोक हो गया, ब्रेन में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्रेन में असर आ गया, स्ट्रोक हो गया, वो उन मरीज़ों में कब्ज़ होता है। या आंतड़ी रुक जाती है कई बार, जिसको हम इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, कि आंत में चलना आंत ने बंद कर दिया, आंत की चाल जो है वो रुक गई किसी वजह से। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कब्ज़ कर देता है। इसके अलावा कुछ मरीज़ों में आंतड़ी के कैंसर होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर हो गया, तो वो कैंसर वाले मरीज़ों में भी कब्ज़ की शिकायत पाई जाती है। एक और बीमारी है जिसको IBS कह देते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें आंतड़ी सूज जाती है। इसमें दोनों सूरतों में तकलीफ़ आ सकती है, लूज़ मोशंस भी लग सकते हैं और कब्ज़ भी हो जाती है। अब जो कब्ज़ है ये और भी तकलीफ़ें ले आती है। अगर आपका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड है, आप उस पर ज़ोर लगाएंगे, स्ट्रेन करेंगे, जिसकी वजह से पॉटी वाली एरिया में जो नसें हैं उनमें सूजन आ जाएगी, वो फूल जाएंगी, जिसको हम बवासीर कह देते हैं, पाइल्स, हेमोरॉइड्स कह देते हैं। उनमें से खून आ भी सकता है, कई बारी वो सिर्फ दर्द करती हैं, जलन करती हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल पे ज़ोर लगाने से पॉटी वाली जगह पर कट्स पड़ जाते हैं, चीरे आ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। स्टूल पास करते समय भी बहुत दर्द होता है और स्टूल पास करने के बाद भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है कुछ देर तक। इसे हम एनल फिशर कह देते हैं। और अगर बड़ी आंत में जो वेस्ट है बहुत देर पड़ा रह गया, तो उसमें से पानी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती रहेगी। वो इतना हार्ड हो जाता है कई बार कि वो, जैसे हम फीकल इम्पैक्शन कह देते हैं, कि अब स्टूल आगे जाएगा ही नहीं, उसे मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है या अनीमा करना पड़ेगा। तो वो भी जो है समस्या खड़ी हो जाती है अगर कब्ज़ ठीक ना की जाए या कब्ज़ को हम बहुत देर तक रहने दें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनका अगर हम ध्यान रखें, जैसे कि अगर खुराक में फाइबर रिच डाइट खाएं, जैसे सलाद हो गया, फ्रूट्स हो गए, उसके साथ साथ अगर पानी सही से पिया जाए, जो लोग कम पानी पी रहे हैं वो पानी की मात्रा बढ़ा दें, जो एक्सरसाइज नहीं करते वो एक्सरसाइज करने लग जाएं, तो आपकी आंतड़ी जो है उसकी इंटेस्टाइन की हेल्थ अच्छी बनी रहती है और कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। अब बारी आती है होम्योपैथिक दवाइयों की। होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। कुछ दवाइयों के नाम मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जैसे ब्राइनिया अल्बा, नक्स वोमिका, ओपियम, स्टेफिसेग्रिया और थूजा ऑक्सीडेंटलिस। ये कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कॉन्स्टिपेशन के लिए क्लिनिकली बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली दवाएं हैं और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। अगर आप अपने डॉक्टर की राय के साथ दवाई का सही चुनाव करके इन दवाइयों का सेवन करते हैं तो आपको कब्ज़ की तकलीफ़ से आराम मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले टॉपिक्स आप तक आते रहें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।